एक मर्तबा एक बादशाह अपने साथियों के साथ शिकार करने निकला, लेकिन शिकार के दौरान एक जानवर का पीछा करते हुए वह अपने साथियों से बिछड़ गया। जंगल गहरा और घना था और हजार तलाश के बावजूद भी बादशाह को अपने साथी ना मिले। बादशाह का घोड़ा बुरी तरह से थक चुका था। उसे सताने की जरूरत थी। आखिर एक जगह तो वह घोड़ा रुक गया। शायद वह बहुत ज्यादा थक चुका था। अब बादशाह घोड़े से उतरकर नीचे आ गया और घोड़े की रस्सी को एक दरख्त से बांध दिया। घोड़ा सामने नजर आने वाली झाड़ियों को खाने लगा, लेकिन वह रह रहकर हिनहिना रहा था, जैसे उसे प्यास लगी है। प्यास तो बादशाह को भी महसूस हो रही थी। बादशाह ने सोचा कि उन्हें आगे बढ़कर पानी तलाश करना चाहिए। उन्होंने घोड़े की पुश्त पर प्यार से हाथ फेरा और उससे कहने लगे, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अपने और तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त करना अब जरूरी है, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए इजाजत दो। मेरे दोस्त इसके बाद बादशाह एक जानिब को चल दिए। यहां जंगल बेहद घना था। बादशाह के हाथ में झाड़ियों को काटने के लिए एक औजार मौजूद था। बादशाह अपनी सोच में गुम आगे बढ़ रहे थे। अचानक उनके कानों में एक दिल खराश चीख की आवाज पड़ी। बादशाह चौंक गए, क्योंकि चीख की आवाज इतनी ऊंची थी कि दरख्तों से कई परिंदे उड़ गए। बादशाह ने अपने दाएं बाएं देखा, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आया। अचानक उन्हें फिर से वही चीख सुनाई दी। ये चीख की आवाज किसी लड़की की थी, यकीनन कोई मुसीबत ज़दा। लड़की आसपास ही मौजूद थी। वह मदद के लिए पुकार रही थी। बादशाह बेचैन हो गए। ये कौन लड़की थी जो जंगल के बीचों बीच मजबूर थी, और वह जिस तरह चिल्ला रही थी उससे अंदाजा होता था कि वह किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी है। चीख की आवाज से बादशाह ने रास्ते का अंदाजा लगाया और तेजी से उस तरफ बढ़ने लगे जिधर से आवाज आ रही थी। बादशाह आवाज का पीछा करते करते एक खुली जगह पर निकल आए। यहां सामने एक बड़ी सी झील थी, यानी बहुत बड़ा तालाब था। उस झील यानी बड़े तालाब में नजर आने वाला मंजर बेहद दर्दनाक था। उस बड़े तालाब के बीचों बीच में एक नौजवान लड़की खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मार रही थी। जिस तरह से वह पानी से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की को तैरना नहीं आता। उसने बादशाह को देख लिया था और अब मदद के लिए मुसलसल चीख रही थी। बादशाह जल्दी से उसकी मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन बड़े तालाब के बाहर जो मिट्टी थी वह दलदल वाली मिट्टी थी। बादशाह जहां पांव रखते उनका पांव अंदर घुसता चला जाता। मिट्टी मुलायम थी और उसमें दलदल था। अब तालाब के अंदर लड़की डूब रही थी और बादशाह को झील में जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। अचानक बादशाह की नजर झील के दूसरे किनारे पर पड़ी। वहां फलदार दरख्तों के झुंड थे। बादशाह को ख्याल आया, अगर वह जमीन दलदल होती तो वहां फलदार दरख्त ना होते। बादशाह तेजी से तालाब के दूसरे किनारे की तरफ दौड़ने लगे। वहां पहुंचकर जब उन्होंने देखा तो वाकई उनका ख्याल दुरुस्त था। यहां जमीन दलदली नहीं थी। बादशाह ने ध्यान से देखा तो उस जमीन पर किसी के पैरों के निशान थे और कश्ती के निशान थे, जैसे कोई कश्ती तालाब के अंदर ले गया है। लेकिन बादशाह के पास यह सब जानने का वक्त नहीं था। उन्होंने इसको नजरअंदाज किया और तेजी से पानी के अंदर कूद गए। तालाब बहुत गहरा था। वह तालाब क्या, बल्कि एक बहुत बड़ी झील थी। लेकिन बादशाह तैराकी के माहिर थे, इसीलिए तेजी से हाथ पैर चलाते हुए बादशाह उस लड़की तक जा पहुंचे थे। बादशाह जैसे ही उस तक पहुंचे, लड़की की आंखें बंद हो गईं। सांस की तंगी की वजह से वह बेहोश हो चुकी थी। बादशाह ने उस लड़की को अपनी कमर पर लादा और तैरते हुए पानी से बाहर निकल आए। उस लड़की का वजन बादशाह को अपनी कमर पर बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। उन्हें हैरत भी हो रही थी कि लड़की उम्र में कम है और इतनी मोटी भी नहीं है, फिर भी इसका वजन इतना ज्यादा क्यों है। बादशाह ने पानी से बाहर निकलकर उस लड़की को कमर से उतारकर जमीन पर लेटाया। बादशाह की नजर उसके पेट पर पड़ी तो वह वजह जान गया, क्योंकि लड़की हामिला थी, यानी प्रेग्नेंट थी, और वह प्रेग्नेंट लड़की बीच तालाब में डूब रही थी। पानी में ज्यादा देर डूबे रहने की वजह से लड़की के फेफड़ों में पानी भर गया था, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई थी। बादशाह ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नाकामी हुई। अब दोहरी मुसीबत थी। खुद बादशाह तो जंगल में भटक गए थे और अब यह प्रेग्नेंट लड़की उनको मिल गई थी। बादशाह ने महल पहुंचते ही शाही हकीम के साथ साथ उनकी बीवी को भी बुलावा भेजा, क्योंकि हकीम साहब की बीवी दाई थी। शाही हकीम और उसकी बीवी जल्द ही महल पहुंचे। हकीम ने लड़की को देखते ही बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, इस लड़की के फेफड़ों में पानी है जिसे निकालना पड़ेगा, और इसके लिए मेरी बीवी मौ
जिसे निकालना पड़ेगा और इसके लिए मेरी बीवी मौजूद है। बादशाह का इशारा पाकर हकीम की बीवी ने आगे बढ़कर लड़की का मुआयना किया। उसका लिबास सारा गीला था। मलका भी वहीं मौजूद थी। उन्होंने जल्दी से एक बड़ी सी चादर उस लड़की के ऊपर डाल दी। दाई ने आगे बढ़कर लड़की के सीने पर दबाव डाल डालकर उसके पेट और फेफड़ों में भरा हुआ पानी निकाल दिया। जूं ही यह पानी बाहर निकला, लड़की जोर से खांसने लगी। खांसी के दौरान ही उसे होश आ गया था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी, मगर उसकी जान को अब कोई भी खतरा नहीं था। बादशाह ने मुनासिब यही समझा कि इस लड़की को आज की रात आराम करने दिया जाए और जो भी पूछताछ करनी है वह सुबह ही की जाए। अगली सुबह बड़ी ही रोशन और चमकीली थी। बादशाह सुबह सवेरे ही बेदार हो चुके थे। उन्होंने नमाज़े फजर अदा की। बादशाह को एक कनीज ने आकर इत्तला दी कि लड़की नींद से जाग चुकी है और वह बादशाह से मिलना चाहती है। बादशाह चौंक से गए थे कि लड़की ने खुद मिलने का पैगाम भेजा था। यकीनन उसके पास बताने के लिए कोई खास बात थी। तेज तेज कदमों से चलते हुए बादशाह उस लड़की के कमरे की जानिब चल दिए थे। कमरे में दाखिल होते साथ ही बादशाह ने देखा कि लड़की ने एक बड़ी चादर से खुद को अच्छे तरीके से ढांप रखा है। वह अच्छे घराने की लड़की महसूस होती थी। बादशाह आगे बढ़े और उन्होंने लड़की से उसकी खैरियत पूछी। यह सब पूछने के बाद बादशाह कहने लगे, मुझे बताओ कि कल तुम वहां झील में कैसे पहुंची थी। मैं तुम्हारी पूरी कहानी जानना चाहता हूं। बादशाह की बात सुनते उस लड़की के चेहरे पर गहरी संजीदगी फैल गई, जैसे उसके अंदर कितने राज पोशीदा हैं। कुछ देर सोचते हुए वह लड़की अपनी उंगलियां मरोड़ती रही। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और कहने लगी, मैं जानती थी कि आप इस बारे में सवाल जरूर करेंगे। खैर, मैं आपसे सब कुछ कह डालती हूं, फिर आप ही फैसला कीजिएगा। मेरी माँ मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। बाप ने जैसे तैसे करके मुझे पाला। जूं ही मैं बालिग हुई, उसने एक शख्स के साथ मुझे ब्याह दिया। वह उम्र में मुझसे काफी बड़ा है, लेकिन मुझे उसकी उम्र या बूढ़ा होने से कोई मसला नहीं है। दर हकीकत वह बीवी का हाक अदा करने के लायक ही नहीं। शादी के अगले रोज ही मुझे अंदाजा हो गया कि मेरा शौहर नामर्द है। हमारी शादी को 4 साल बीत चुके थे। मैं जैसे तैसे उसके साथ गुजारा कर रही थी, लेकिन अब उसकी हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थीं। मैं अपनी जिंदगी में इतनी घुटन का शिकार थी कि जी चाहता मर जाऊं। बादशाह के चेहरे पर बेयकीनी थी, क्योंकि वह कह रही थी कि उसका शौहर नामर्द है, लेकिन फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हुई? आखिर यह कैसे हो सकता था? बादशाह ने जब उससे यह बात कही तो वह औरत कहने लगी, ए बादशाह, आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी कोख में मौजूद यह बच्चा मेरे शौहर का नहीं, बल्कि यह तो किसी इंसान का भी नहीं है। यह सुनकर बादशाह के चेहरे पर नागवारी आ गई। यह उस लड़की ने देख लिया। वह लड़की कहने लगी, बादशाह सलामत, मेरा शौहर एक आमिल है। वह काला इल्म करता है और वह मुझसे बेहद मोहब्बत भी करता है और मुझे छोड़ना भी नहीं चाहता। लेकिन मुझे बच्चे की बेहद ख्वाहिश थी और मैं उसका इजहार भी करती थी। मेरे शौहर ने कई जिन्नात को अपने कब्जे में कर रखा है। उसने ऐसे ही एक जिन्न को मुझ पर मुसल्लत कर डाला और एक रोज उस जिन्न ने मेरे साथ वह ताल्लुक बना डाला जो मेरे शौहर का मेरे साथ होना चाहिए था। और यह सिर्फ एक रोज की कहानी नहीं, बल्कि रोज रोज यही होने लगा। मैं कुछ महसूस करती जैसे एक साया मेरे साथ गलत काम कर रहा है, लेकिन मैं समझ ना पाती कि आखिर क्या हो रहा है। आखिर एक रोज जब मुझे अंदाजा हुआ कि मैं हामिला हूं, तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। जब मैंने अपने शौहर से यह बात कही तो उसने मुझे बताया कि उसने मुझ पर एक ऐसा जिन्न मुसल्लत किया है जिसने मुझे हामिला किया है, ताकि मेरे बच्चे की ख्वाहिश पूरी हो जाए और मैं उसे छोड़कर ना जाऊं। इतना कहकर यह लड़की रोने लगी। अब यह इतनी झूठी कहानी थी कि यकीन करना नामुमकिन था। फिर बादशाह में उससे आगे का सवाल पूछा कि तुम उस बड़े से तालाब के बीचों बीच में कैसे पहुंच गई? लड़की बुरी तरह से सटपटा गई। कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं नहीं जानती कि मैं किस तरह पहुंची थी। मैं अपने हवास में ही नहीं थी। शायद यह उसी जिन्न ने किया होगा। बादशाह उठ खड़े हुए और लड़की से बोले, तुम्हारी दास्तान अजीब है, लेकिन अगर तुम सच कह रही हो कि तुम्हारा शौहर काले जादू का माहिर है, तो तुम यह भी जानती होगी कि इस्लाम में काला जादू करना गुनाह है। अब उस गुनहगार को गिरफ्तार करना जरूरी है और तुम बच्चे की पैदाइश तक इसी महल में रहो। इसके बाद तुम्हारे मुतालिक कोई फैसला किया जाएगा। यह कहकर बादशाह चले गए, लेकिन उसके पास से आने के बाद बादशाह अपने कुछ जरूरी कामों में लग गए और
इस बात को कुछ दिन गुजर गए और उन्हें उस लड़की का ध्यान तक न रहा। एक मर्तबा बादशाह अकेले महल में बैठे थे कि उनको कोई आहट सुनाई दी। बादशाह ने आहट पर गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो एक कनीज नजरें झुकाए खड़ी थी। बादशाह को हैरत हुई। कनीज आमतौर पर अपनी शिकायत या मसले मल्लिका को बताया करती थी। बादशाह ने उस कनीज को खामोश खड़े देखा तो उसे हाथ के इशारे से अपने सामने आने के लिए कहा और कहा, ए कनीज, कहो क्या बात है? तुम क्या मसला लेकर हमारे सामने आई हो? यकीनन कोई खास ही बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो। उस कनीज ने सर उठाकर बादशाह को देखा और कहने लगी, ए बादशाह, मैं सख्त उलझन का शिकार हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो बात मैं आपको बताना चाहती हूं, क्या मैं आपसे उसका जिक्र करूं या नहीं। बादशाह ने उसे हौसला दिया तो वह कनीज कहने लगी, बादशाह सलामत, पिछले कुछ रोज आप बहुत ज्यादा मसरूफ रहे हैं। यही वजह थी कि आपको महल के अंदर होने वाली चीजों का अंदाजा नहीं। आप एक हामिला लड़की को महल के अंदर लेकर आए थे और उसे महल में रिहाइश इख्तियार करने का कहा था जब तक उसका बच्चा नहीं हो जाता। बादशाह को एकदम वह हामिला लड़की याद आई जो उन्हें जंगल में झील में डूबती हुई मिली, और उसके साथ ही बादशाह को उसका वह आमिल शौहर भी याद आ गया। और उस लड़की की अजीब कहानी थी। कनीज कहने लगी, वह लड़की जिस कमरे में रह रही है, तो मेरे जिम्मे यह काम है कि मैं रात के वक्त उसके कमरे की निगरानी करूं। ये लड़की जल्द ही रात का खाना खाकर सोने के लिए अपनी ख्वाबगाह में चली जाती थी, लेकिन रात के दूसरे पहर के करीब अचानक से उस लड़की के कमरे से अजीब चीख की आवाजें आती हैं, जैसे कोई उस लड़की पर हमला कर रहा हो। जब एक आध बार यह आवाज आई तो मैंने इसको अपना वहम समझा, लेकिन जब 2-3 दिन तक यही आवाज आती रही तो एक रात अचानक मैं दरवाजा खोलकर उसके कमरे के अंदर चली गई। मेरा अंदर दाखिल होना इस कदर अचानक था कि अंदर जो कुछ हो रहा था वह सब मेरे सामने आ गया। वहां मैंने जो कुछ देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उस लड़की की ख्वाबगाह में एक शख्स था। उसका रंग तबे की तरह काला और कद भी काफी लंबा था। जैसे ही मैं दरवाजा खोलकर अंदर गई, वह शख्स कमरे की खिड़की से कूद गया। मैं गौर से उसका चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन वह बेहद अजीब था। लड़की ने जब मुझे देखा तो खौफ के मारे उसकी घिघी बंध गई। मैंने उसे तसल्ली दी और कहने लगी, अगर उसे किसी से कोई खौफ है तो वह मुझे बता सकती है। लेकिन मुझे हैरत तो उस वक्त हुई जब वह लड़की मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय गुस्सा होने लगी और उसने मुझे झूठा करार देना शुरू कर दिया। जब मैंने उससे कहा कि यह शख्स कौन था जो कमरे में तुम्हें परेशान कर रहा था और यहाँ क्यों आया था, तो उसने मुझे पागल कहा और कहने लगी, कमरे में तो कोई भी नहीं था। मैं ख्वाब देखते हुए डर गई थी, इसलिए चीख पुकार कर रही थी। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि कमरे में कोई मर्द था। मैं तो उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। कनीज की बात से बादशाह हैरान रह गए। उनको याद आया कि उस लड़की ने कहा था कि उसके शौहर ने एक जिन्न उस पर मुसल्लत कर रखा था जो उसके साथ गलत काम करता था, जिसकी वजह से वह हामिला थी। बात सुलझने के बजाय और उलझ गई थी। इसके बाद बादशाह ने उस कनीज को कुछ बातें बताईं और जाने के लिए कह दिया। कनीज बादशाह को सलाम करके वापस पलट गई तो बादशाह दबे कदमों के साथ महल से बाहर निकल आए और भेष बदल लिया। उनकी अगली मंजिल उस हामिला लड़की का शौहर था जिसके काले जादू के चर्चे वह बयान करती थी, मगर परेशानी यह थी कि बादशाह नहीं जानते थे कि उनको उसका शौहर कहाँ मिलेगा, और वह लड़की के इल्म में लाए बगैर उसके शौहर से मुलाकात करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक दूसरा तरीका सोचा। कुछ ही देर बाद बादशाह एक ऐसे मकान के सामने खड़े थे जो टूटा फूटा और वीरान था। बज़ाहिर ऐसा लगता था कि इसमें कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन जब सुल्तान ने 3 दफा अलग तरीके से दरवाजा बजाया तो एक दुबला पतला शख्स दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बादशाह नकाब में थे, मगर वह फिर भी वह बादशाह को पहचान गया। ऐसा लगता था कि वह बादशाह का पुराना वाकिफकार है। बादशाह ने उसे हामिला लड़की के शौहर का नाम बताया और उसकी रिहाइश का पता करने के लिए कहा। बादशाह का यह जासूस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। सब बात समझाने के बाद बादशाह वापस आ गए और सिर्फ एक दिन बाद ही वह शख्स बादशाह के लिए खुशखबरी लाया कि उसे जिसका घर ढूंढने के लिए कहा गया था उसने वह ढूंढ लिया है। यह सुनकर बादशाह बेहद खुश हुए। उन्होंने उसे कुछ दीनार बतौर इनाम दिए और उसके मकान से निकल पड़े। वह जल्द से जल्द इस किस्से का खात्मा तमाम करना चाहते थे। आखिरकार जब बादशाह हामिला लड़की के शौहर के घर पहुंचे तो उसका दरवाजा खुला था। जूं ही बादशाह मकान के अंदर पहुंचे
तो वह शख्स वहां बैठा था। जब उसने बादशाह को खड़े देखा तो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, ए अजनबी शख्स, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन अगर आप मेरे घर में आए हैं तो यकीनन कोई जरूरत आपको यहां खींच कर लाई है। क्या आपको खाना या पानी में से कोई चीज चाहिए? अगर हां तो मुझे बिला तकल्लुफ बताइए और इसे अपना ही घर समझे। मैं आपकी हर जरूरत पूरी करूंगा। उसने इतने प्यार से बादशाह से बात की कि बादशाह को पछतावा होने लगा कि वह इस शख्स के घर में बगैर इजाजत क्यों दाखिल हुए। बादशाह ने उसे बताया कि वह खाने या पानी के लिए नहीं आए, बल्कि किसी और वजह से उनके घर में दाखिल हुए हैं। उस शख्स के चेहरे पर इसरार फैल गया था और वह सवालिया नजरों से बादशाह की जानिब देखने लगा। उसने बादशाह को एक जगह की जानिब इशारा किया और बैठने के लिए कहा। बादशाह उसकी मेहमान नवाजी से बेहद मुतासिर हुए थे। बादशाह के बेहद मना करने के बावजूद वो उनके लिए ठंडा मशरूम ले आया था। अब बादशाह सोच रहे थे कि वह उस शख्स से किस तरीके से राज उलवाएं। बादशाह ने उसे मुखातिब किया और कहने लगे, ऐ शख्स, मैं बहुत मुश्किल का शिकार हूं। मैं बहुत दूर दराज से आपसे मिलने के लिए आया हूं। मुझे किसी ने आपके बारे में बताया था। मेरी शादी के 15 साल के बाद भी मैं बे औलाद हूं और इसकी वजह यह है कि मैं मर्दाना कमजोरी का शिकार हूं। मेरा मर्दाना बांझपन मेरे बे औलाद होने के रास्ते में रुकावट है, मगर मैं चाहते हुए भी अपनी यह कमजोरी दूर नहीं कर सकता। मैंने कई दवाएं इस्तेमाल की हैं, हर हकीम के पास जा चुका हूं, मगर कोई भी फायदा नहीं। अब तो मेरी बीवी मुझसे बदजन होने लगी है। उसे औलाद की शदीद ख्वाहिश है। मुझे किसी ने आपके बारे में बताया था कि आप कुछ खास अमल जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? और वह कौन से अमल है जिनकी मदद से आप मेरी मर्दाना बांझपन की बीमारी को दूर करेंगे? क्योंकि मैं जल्द से जल्द औलाद हासिल करना चाहता हूं। इसके लिए आपको जो रकम चाहिए होगी वह मैं दे दूंगा। बादशाह की बात सुनते उस शख्स के चेहरे पर हैरानी ही हैरानी फैल गई। वह कुछ देर तक सिर झुकाकर बैठा रहा। फिर जब बोला तो उसकी आवाज में जैसे सदियों का गम छलक रहा था। उसने बादशाह से कहा, मेरे भाई, मैं नहीं जानता कि तुम्हें किसने मेरे मुताल्लिक ऐसी बात कही है। यकीनन जिसने भी यह बात कही वह मेरा मजाक उड़ाना चाहता था, क्योंकि न तो मेरे पास कोई इल्म है और न ही कोई ताकत है। अगर होती तो मैं खुद आज साहिब औलाद होता। मैं भी तुम्हारे जैसे ही मर्ज का शिकार हूं। मैं औलाद पैदा नहीं कर सकता और न ही अपनी बीवी का हक अदा कर सकता हूं। मेरे अंदर भी यही कमजोरी है, जिसकी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है और अब मैं तन्हा जिंदगी गुजार रहा हूं। मैं उससे बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि मैं उसे औलाद नहीं दे सकता था। बादशाह बुरी तरह चौंके। आदमी झूठ नहीं बोल रहा था, इतना तो उसके लहजे से साफ जाहिर था। तो फिर क्या? उस लड़की ने बादशाह को जो कुछ बताया था वह सब झूठ था। अगर यह शख्स किसी किस्म के काले इल्म को नहीं जानता था तो उस लड़की की कोख में पलने वाला बच्चा किसका था? और वह जिन्न वाली कहानी जो लड़की ने बादशाह को सुनाई थी, वह किस मकसद के तहत सुनाई थी? बादशाह को याद आया, वह लड़की बादशाह को झील में डूबती हुई मिली थी। आखिर उसे वहां मरने के लिए किसने छोड़ा था? कहानी मुकम्मल तौर पर अब उलझ चुकी थी, मगर एक बात साफ जाहिर थी कि लड़की का शौहर जिन्नात के सिर्फ नाम से ही वाकिफ था। बादशाह को बेहद शर्मिंदगी हुई। उन्होंने लड़की के शौहर से माफी मांगी कि उन्होंने उसे गलत बात करके शर्मिंदा किया है। वह बेचारा खामोश बैठा रहा। बादशाह ने उससे इजाजत चाही और उसके मकान से निकलने लगे, मगर निकलने से पहले बादशाह को उसके मकान में एक ऐसी चीज नजर आई जिसने बादशाह को हैरान कर दिया। उस चीज को देखने के बाद बादशाह की आधी परेशानी दूर हो गई थी। वह चुपचाप मकान से बाहर निकल आए। उनका रुख अब महल की जानिब था, जहां मौजूद हामिला लड़की नहीं जानती थी कि बादशाह का सच जान गए हैं और अब अगला सच बताने की बारी उसकी थी। लड़की के शौहर से मिलकर बादशाह सीधा अपने महल में वापस आ गए। बादशाह इस कदर खामोशी से महल में वापस आए थे कि कोई उनकी वापसी के बारे में नहीं जानता था। न ही बादशाह ने किसी को इत्तला दी थी। वह खामोशी से अपनी ख्वाबगाह में बैठे रात होने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार रात की तारीकी फैल गई। गलियां खामोश होने लगीं और महल की दीवारें भीतर महल के खिदमतगारों ने मशाल रोशन कर दी। धीरे धीरे रात का वक्त गुजरने लगा। जैसे ही उन्हें अंदाजा हुआ कि अब महल के तमाम अफराद सो चुके हैं, तो वह अपनी ख्वाबगाह से निकले और उस लड़की के कमरे के सामने जा खड़े हुए। उन्होंने एक पर्दे की ओट में खुद को अच्छी तरह से छुपा लिया था।
जरा सी देर के बाद मामूली सी आहट हुई। बादशाह ने देखा वही कनीज चलती हुई आ रही थी जिसने कहा था कि वह उस लड़की के कमरे के बाहर रात भर पहरा देती है। वह बादशाह की मौजूदगी से ना वाकिफ थी। अपने ही ख्याल में चलते हुए आकर यह कनीज लड़की के कमरे का जायजा लेने लगी। कुछ देर इंतजार के बाद यह दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। कनीज ने अंदर जाकर उसका हाल अहवाल पूछा और चली गई। बादशाह पर्दे के पीछे छुपे हुए थे। अचानक से लड़की के कमरे के अंदर से ढप की आवाज आई, जैसे कोई खिड़की से अंदर कूदा हो। बादशाह को उसी लम्हे का इंतजार था। लड़की के कमरे के अंदर से आदमी की आवाजें बुलंद होने लगी थीं। कुछ देर बादशाह ने इंतजार किया और फिर एक झटके से लड़की के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। अंदर का मंजर उनके होश उड़ा देने के लिए काफी था। कमरे के अंदर हामिला लड़की अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसकी नजर जूं ही बादशाह पर पड़ी, उसका रंग उड़ गया। वह नहीं जानती थी कि बादशाह बागियों को पकड़कर महल में वापस आ चुके हैं, क्योंकि बादशाह महल से यही कहकर निकले थे कि वह बागियों को पकड़ने जा रहे हैं। और वह लड़की तो यह भी नहीं जानती थी कि बादशाह उसके शौहर से भी मिल चुके हैं। उसके बिस्तर के दाएं जानिब एक आदमी था जो लंबा चौड़ा काला आदमी था। उसका रंग गहरा सियाह था, मगर उसके नैन नक्श बला की कशिश वाले थे। उन्हीं आंखों से वह बादशाह को देख रहा था। वह इस कदर निडर लग रहा था कि उसने किसी किस्म की घबराहट का मुजाहिरा नहीं किया। हामिला लड़की बुरी तरह से घबरा गई थी, क्योंकि बादशाह ने उसको कमरे में एक न महरम शख्स के साथ पकड़ लिया था। खुद बादशाह एक लम्हे के लिए हैरान रह गए थे। हामिला लड़की जिस कदर खौफजदा नजर आ रही थी, हबशी नौजवान उसी कदर पुरसुकून। बादशाह खुद को संभालकर उस लम्हे के असर से निकले। गैज़ों गजब ने उनको अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया और उनका खून खोलने लगा था। उनके महल के अंदर यह लड़की, जिसे उन्होंने तरस खाकर अपने पास पनाह दी थी, अपने आशना के साथ ताल्लुकात बना रही थी। न जाने यह लड़की किस किरदार की हामिल थी, और इसका शौहर, जो कि नामर्द था और औलाद पैदा करने के लायक ही नहीं था, इसके बावजूद भी यह लड़की हामिला थी। आखिर इस बच्चे का बाप कौन था, और उस वक्त कमरे में नजर आने वाला शख्स लड़की का क्या लगता था? बादशाह ने आगे बढ़कर उस लड़की की आंखों में आंखें डालकर पूछा, है लड़की, मुझे देखकर तुम घबरा क्यों गई? जिस गुनाह में तुम मुलव्विस हो, उसके बाद तो इंसान में शर्मो हया ही खत्म हो जाती है। फिर तुम्हें किस चीज की शर्म आई जो तुम्हारे चेहरे पर यह खौफ की परछाई नजर आ रही है? तुम्हारे बकौल तुम्हारे शौहर ने तुम पर एक जिन्न मुसल्लत कर रखा है, जिसने तुम्हें हामिला किया है। मगर मुझे तो कहानी कुछ और ही नजर आ रही है। यहां तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ कोई जिन्न नहीं, बल्कि एक इंसान मौजूद है। ये शख्स जो इस वक्त तुम्हारे कमरे में मौजूद है, आखिर कौन है और यहां तक कैसे आया है? इसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? मुझे इन सारे सवालात के जवाब अभी दो, वरना मैं अपने सिपाही को बुलाकर दोनों का सर कलम कर दूंगा। बादशाह की धमकी में इस कदर असर था कि लड़की खौफ के मारे रोने लगी, और होना तो यह चाहिए था कि वह काला नौजवान घबराकर भागने की कोशिश करता, लेकिन वह पुरसुकून होकर बिस्तर के किनारे बैठ गया और बादशाह की तरफ देखने लगा, जैसे इंतजार कर रहा हो कि बादशाह उसे मुखातिब करके कब बात करेंगे। बादशाह को उस लड़के की इस हरकत पर थोड़ी सी हैरत हुई, और उन्होंने दिल में ही तस्लीम कर लिया कि वह बहादुर तो है। इसलिए बादशाह ने बेहतर यही समझा कि वह उसी नौजवान से बात करें। जब बादशाह ने उस नौजवान से पूछा कि वह इस लड़की का क्या लगता है और रात के इस पहर महल की दीवारें फांद कर अंदर क्यों आया है, तो लड़के ने कहा, ए बादशाह, आपकी तमाम बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। मैं रात के इस पहर आपके सिपाहियों को चकमा देकर महल की दीवार फांद कर अंदर आया हूं, सिर्फ और सिर्फ इस लड़की से मिलने की खातिर। अभी लड़के ने अपनी बात मुकम्मल की ही नहीं थी कि अचानक से लड़की ने एक चीख मारी और दर्दनाक अंदाज में बिस्तर पर लौटने लगी। उसने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ रखा था। बादशाह और हबशी जवान दोनों ने ही घबराकर उसकी जानिब देखा। लड़की ने दर्द से चिल्लाते हुए बादशाह को मुखातिब किया और कहने लगी, हकीम की बीवी को बुलाओ, मेरा वक्त करीब है। ये कहते हुए फिर से दर्द से चिल्लाने लगी। उसके चीखने की आवाजें सुनकर निगर, मल्लिका को भी जगा कर ले आओ, जल्दी करो, इस लड़की की हालत खराब है। बादशाह के हुक्म पर कनीज उल्टे कदमों वापस दौड़ गई, और जब वह वापस आई तो उसके साथ बादशाह की बीवी और मल्लिका भी नींद से आंखें मसलते हुए दौड़ी चली आ रही थीं। बादशाह और हबशी नौजवान कमरे से बाहर आए। मल्लिका भी कमरे के अंदर चली गई। हकीम की बीवी, जो कि काबिल दाई थी,
वह भी मल्लिका के साथ कमरे में चली गई। शोर की आवाज सुनकर वजीर भी आन पहुंचा था। वह बादशाह का काबिल भरोसेमंद था, इसलिए बादशाह ने उसे हुक्म दिया कि हबशी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि जब तक लड़की की हालत बेहतर नहीं होती यह नौजवान भागकर कहीं न जाए। नौजवान ने जब बादशाह की बात सुनी तो मुस्कुराकर कहने लगा, बादशाह, मैं भागकर जाने वाला नहीं हूं। आप जितना चाहे मर्जी वक्त ले लें, उसके बाद आप मुझसे जो पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा। वजीर उस हबशी नौजवान को अपने साथ लेकर चला गया। बादशाह बेताबी से उस लड़की के कमरे के बाहर टहलने लगे। उन्हें शिद्दत से इंतजार था कि कब हकीम की बीवी उन्हें हैरत की इत्तला देती है, क्योंकि अंदर एक नहीं 2 जानों की जिंदगी का सवाल था। लड़की का जुर्म अपनी जगह, लेकिन उसकी जान इस वक्त मुश्किल में थी। बहुत देर के बाद हकीम की बीवी कमरे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर अजीब सा तासुर था। बादशाह ने दिल ही दिल में दुआ की कि कोई अच्छी खबर सुनाई जाए। दाई ने बादशाह को मुखातिब किया और कहने लगी, ए बादशाह, लड़की के यहाँ एक बेटे की विलादत हुई है। बात तो खुशी की है, मगर इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। लड़की खैरियत से है, होश में है और बातचीत भी कर सकती है। अगर आप बच्चे को देखना चाहे तो अंदर जाकर देख सकते हैं। मुझे यकीन है उसे देखने के बाद आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दाई की बात अजीब थी। बादशाह को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उन्होंने हकीम की बीवी का शुक्रिया अदा किया, जिसने आधी रात के वक्त भी बुलाए जाने पर इनकार नहीं किया। जब हकीम की बीवी चली गई तो बादशाह कमरे के अंदर दाखिल हुए। बादशाह की बीवी अंदर लड़की के पास मौजूद थी। लड़की की आंखें बंद थीं। मालूम होता था कि वह जाग रही है। मल्लिका के हाथ में एक नन्हा सा बच्चा था जो सफेद रंग के कपड़े में लिपटा हुआ था। बादशाह ने आगे बढ़कर मल्लिका से वह बच्चा ले लिया, और जब बादशाह ने उसके चेहरे पर नजर डाली तो एक लम्हे में ही सारी सच्चाई जान गए। बच्चा सेहतमंद और खूबसूरत था, लेकिन उसका रंग बिल्कुल स्याह था, यानी काला था, और उसके नैन नक्श यानी आंखें बिल्कुल उस काले नौजवान के जैसे थीं जो बादशाह को कुछ देर पहले मिला था। फैसला हो चुका था कि लड़की ने पहली मुलाकात में बादशाह को जो कहानी सुनाई वह सारी झूठी थी। ना तो कोई जिन्नात और ना ही उसका शौहर आमिल था, बल्कि उसकी कोख में पलने वाला बच्चा उसके आशना का था, जिसे बादशाह ने उसके कमरे में देख लिया था। बादशाह ने बच्चे को वापस दे दिया और मलिका को हिदायत की कि लड़की और इस बच्चे का ख्याल रखा जाए। जब वह दोनों सेहतयाब हो जाएंगे तो इन दोनों का फैसला कर दिया जाएगा। बादशाह थके थके कदमों से अपनी ख्वाबगाह की जानिब चल दिए। उन्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर अब सख्त फैसला करना था। चंद रोज के बाद जब लड़की सेहतमंद हो गई तो बादशाह ने उसे अपने दरबार में बुला लिया और वजीर को हुक्म दिया कि वह हबशी नौजवान को भी बुलाकर दरबार में ले आए। बादशाह उन दोनों से एक आखिरी बात करना चाहते थे। लड़की बेताबी से अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी और परेशान थी कि बादशाह उससे क्या पूछेंगे। बादशाह ने सख्त लहजे में उसे मुखातिब किया और कहने लगी, पहली दफा में तुमने मुझे जो कुछ बताया था वह सब झूठ था। अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। लड़की बिना रुके बोलने लगी और कहने लगी, ए बादशाह, यह बात सच है कि मेरा शौहर कोई आमिल नहीं है और ना ही वह काला इल्म जानता है, लेकिन वो नामर्द था और उसने मुझे हमेशा तकलीफ ही दी। मुझे औलाद की खुशी थी, लेकिन वह औलाद पैदा करने के लायक ही नहीं था, बल्कि वह कोई रिश्ता निभाने के लायक ना था। मेरे बाप ने जबरदस्ती मेरी उसके साथ शादी की थी। कुछ साल इंतजार के बाद आखिर मैंने उससे कहा कि वह मुझे आज़ाद कर दे, ताकि मैं किसी ऐसे मर्द से शादी कर सकूं जो मुझे औलाद की खुशी दे सके। लेकिन वह इस कदर लालची था कि उसने मुझे तलाक नहीं दी। तभी मेरी मुलाकात इस शख्स से हुई। चंद ही मुलाकातों के बाद हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। हम जंगल में मुलाकात किया करते थे, वही जंगल जिसकी एक झील में आपने मुझे डूबते हुए बचाया था। शायद आपको लग रहा हो कि मेरा बच्चा किसी गुनाह की सजा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने उस शख्स से निकाह किया है क्योंकि मेरे शौहर ने एक रोज मेरी बातों से तंग आकर मुझे तलाक दे दी थी, लेकिन बाद में वह मुकर गया था और कहने लगा कि गुस्से में दी हुई था। समझाया कि मैं अपने दूसरे शौहर के बच्चे की मां बनने वाली हूं और मैं उसके साथ बहुत खुश हूं। आप मेरा पीछा छोड़ दें। इतना सुनना था कि वह भड़क उठा। उसने मेरे सर पर डंडा मारा, जिससे मैं बेहोश हो गई। अब वह घबरा गया। उसने मुझे अपनी कश्ती में डाला और झील के बीचों बीच लाकर पानी में फेंक दिया।
वह जानता था कि मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तैर सकूं और ना ही मुझे तैरना आता था। वह कश्ती के साथ झील से बाहर निकल गया और फिर अपनी कश्ती घसीटता हुआ जंगल में चला गया। मैं झील में डूब ही जाती अगर उस रोज मुझे आप न बचाते। मैं चाहती थी कि अपने पहले वाले शौहर को सजा दूं, इसलिए मैंने वह कहानी गढ़ी। क्योंकि अगर आपको यकीन हो जाता कि वह काला इल्म करता है और उसने मुझ पर एक जिन्नात मुसल्लत कर रखा है, तो आप यकीनन उसे बदतर सजा देते। लड़की ये सब कहकर खामोश हो गई। बादशाह को अंदाजा था कि वह दुरुस्त कह रही है। उन्हें एकदम याद आया, उस लड़की के पहले वाले शौहर के घर में उन्होंने बाहर निकलते हुए एक चीज देखी थी। वो एक टूटी हुई कश्ती थी जिसके पुर्जे पड़े थे। कश्ती छोटे साइज की थी। यकीनन वह उसमें मछलियां पकड़ा करता था। लड़की खामोश हो गई। लड़की जब खामोश हो गई तो काला नौजवान बोलने लगा। उसने बादशाह से कहा, उस रोज जब मैं शिकार करके वापस आया मैंने देखा कि आप लोग घोड़ों पर सवार होकर जंगल से निकल रहे हैं और मेरी बीवी भी आपके साथ थी। न जाने आप मेरे साथ क्या सलूक करते। शायद आप भी यकीन न करते कि हम दोनों ने निकाह किया है। मैं खामोशी से आप लोगों को जाता हुआ देखता रहा, लेकिन मैंने महल में आकर अपनी बीवी से मुलाकात करना शुरू कर दिया। मैं रोज रोज भाग दौड़ कर वैसे भी तंग था। मैं चाहता था कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता मेरी बीवी महल में रहे, क्योंकि यहां वह महफूज थी। और हां, उसका पहले वाला शौहर एक अजीब इंसान है जो अपने जाहिरी हुलिये से लोगों को धोखा देता है, मगर अंदर से वह बेहद जालिम फितरत का है। मैं नहीं चाहता कि वह उसे कोई नुकसान पहुंचाए। दोनों अपनी अपनी बात कहकर खामोश हो गए। वह दोनों मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम थे और मुआशरा किसी तौर भी यह कबूल करने को तैयार ना था कि एक लड़की ने सिर्फ इसलिए अपने शौहर को छोड़ दिया था क्योंकि वह औलाद की खुशी चाहती थी और उसका शौहर नामर्द था। बादशाह सारी हकीकत जान चुके थे, इसलिए उन्होंने लड़की के पहले वाले शौहर को महल में बुला लिया। जब उसे बादशाह ने कोड़ों की धमकी दी तो उसने सच उगल दिया कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, लेकिन उसे जबरदस्ती कैद में रखा था ताकि वह किसी और से शादी न कर ले। उसकी यह बात सुनते ही बादशाह को सख्त गुस्सा आया। बादशाह ने उस लड़की और हबशी नौजवान को आज़ादी की जिंदगी बसर करने की हिदायत की और लड़की के पहले वाले शौहर को सख्त हिदायत दी कि वह आइंदा इनको परेशान न करें। लड़की शर्मिंदा थी कि उसने बादशाह से पहले पहल झूठ क्यों बोला, मगर बादशाह ने उसे माफ कर दिया था। दोनों बेहद खुश थे और बादशाह के शुक्रगुजार भी, जिसने दुरुस्त फैसला करके उन दोनों पर एहसान किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।